नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 28 दिसंबर। इसको सही कर लीजिएगा, आज है 28 दिसंबर। तो आज इसमें आपको करंट से संबंधित जो सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। जिसमें जनसत्ता, द इंडियन एक्सप्रेस और डाउन टू अर्थ, द हिंदू जैसे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे जो सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उनके आर्टिकल्स पे चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज एक मोटिवेशन कोट के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतर होने होगा। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम से आगे नहीं निकल पा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। अगर जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए, यानी कि उसका सकारात्मक रूप सोचिए। आप ये क्यों नहीं सोचते, आप ये सोचिए कि भगवान या फिर जो भी जिसको अल्लाह गॉड जिसको आप मानते हैं वो उन्हीं को प्रॉब्लम देते हैं, उन्हीं को मतलब कि मुश्किलों का सामना करने का सिखाते हैं जिसको जो उसके काबिल है। तो आपके ऊपर मुश्किल आ रही है तो आप ये सोचिए कि मैं उसके काबिल हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर मुसीबत आ रही है। तो आप उस चीज़ को आगे इग्नोर करके उसका सलूशन निकाल के आगे बढ़िए। अगर आप धीरे धीरे अपना कर्तव्य करते रहेंगे तो ज़रूर से ज़रूर आपको आपकी मंजिल मिलेगी। और अपना कर्तव्य बस करते रहिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ देखिए, सशक्त मंच निर्णायक आवाज़, सशक्त मंच निर्णायक आवाज़। पहले इसका अर्थ आप समझिए। सशक्त मंच यानी कि शक्तिशाली मंच, और निर्णायक आवाज़ यानी कि जो सही मतलब जो आवाज़ एक निर्णायक मतलब कि एक बेहतरीन चीज़ों की मांग कर रही है, यहाँ पे ये कहा जा सकता है। तो ये जो एडिटोरियल है ये बता दूं कि ये जनसत्ता से लिया गया है। तो इसमें इस जो एडिटोरियल है इसमें ये बात कही जा रही है कि भारत को इंडिया को एक मंच है जो जिसमें भारत को स्थायी सदस्यता की मांग की जा रही है। तो आप इसमें ये कहा जा रहा है भारत ने एक परिषद है जिसका नाम है सुरक्षा परिषद, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी जो परिषद है यानी कि जो सुरक्षा परिषद है उसमें भारत अस्थायी सदस्य है भारत। तो इसमें भारत के स्थायी सदस्य बनने की मांग की जा रही है कि भारत को एक स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जो यूएन के सारे रूल और रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करता है बेहतरीन तरीके से, और भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है। ऐसा वैश्विक लेवल पर जो भारत की इमेज बनी हुई है, जो उसकी छवि बनी हुई है, वो एक शांतिप्रिय राष्ट्र के तौर पर बनी हुई है। तो क्या इसमें कुछ देश हैं जो भारत को ये चाहते हैं कि भारत को स्थायी सदस्यता दी जाए, लेकिन कुछ देश हैं जो उसके विपक्षी हैं। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि क्या भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाएगा, क्या भारत मतलब जो उसके चीज़ें हैं जो जिसकी मांग यूएन करता है, यूनाइटेड नेशन करता है, क्या उनको पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें कही गई हैं। और G20 समूह की अभी पिछली बार आप बात करें तो पिछली बार अगस्त में, यानी कि अगस्त में क्या हुआ था कि भारत ने अस्थायी जो भारत का सुरक्षा परिषद है, जो यूएन का सुरक्षा परिषद है, उसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। तो इसको एक मौका मिला था भारत को अध्यक्षता करने का। तो यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि क्या भारत ऐसा कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश उसके सपोर्ट में हैं, बहुत सारे देश उसके विपक्ष में भी हैं। जैसे कि मान लीजिए कि चाइना और यूएसए, इन दोनों के बीच में वर्तमान में व्यापार को लेकर झगड़ा हुआ था। कुछ दिन पहले व्यापार को लेकर झगड़ा हुआ था। अगर भारत चाइना के पक्ष में जाएगा, लेकिन वो वैसा चाइना के पक्ष में तो जाएगा नहीं, क्योंकि भारत के रिश्ते चाइना के साथ अच्छे नहीं हैं, उसका रिलेशन जो संबंध है वो सही नहीं है। अगर वो यूएसए के पक्ष में जाएगा तो चाइना नाराज होगा, और चाइना के पक्ष में जाएगा तो यूएसए नाराज होगा। ये एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है। जैसे कि एक और समझिए, रसिया और यूक्रेन से युद्ध हो रहा है वर्तमान में। इसका जो काफ़ी दिन से इसके बीच में जो तनाव हो रहा है, तो इसमें अगर भारत रसिया की साइड जाएगा तो इसका सपोर्ट रसिया करेगा, लेकिन यूक्रेन इसका विरोधी हो जाएगा। लेकिन अगर भारत यूक्रेन के सपोर्ट में जाएगा तो रसिया इसका
विरोधी हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यूक्रेन के साथ और भारत के मतलब यूक्रेन और रसिया दोनों देशों के साथ भारत का अच्छा संबंध है, इसीलिए भारत ने यहाँ कोई चीज़ें मतलब किसी जब भारत हमेशा रहता है तो वो निष्पक्ष रहता है, किसी देश का साथ नहीं देता। अगर देश में कुछ मतलब किसी भी विश्व लेवल पर अगर कोई देश आपस में किसी भी चीज़ से अगर झगड़ा कर रहे हैं, व्यापार को लेके किसी भी प्रकार का युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है किसी भी प्रकार का, तो भारत निष्पक्ष रहता है, वो किसी भी देश का सामना नहीं, वो किसी भी देश का साथ नहीं देता है। उससे साबित होता है कि भारत एक निष्पक्ष कंट्री है, वो किसी देश के साथ नहीं आ रही। तो इसलिए भारत ने इस टाइम पे निर्णायक निर्णय लिया है, उसने एक अच्छा निर्णय लिया है कि भारत किसी भी देश का साथ नहीं देगा। तो इसमें यही बात की जा रही है कि क्या भारत को सपोर्ट कर पाएंगे, जो अन्य देश हैं वो भारत को सपोर्ट करेंगे, भारत क्या स्थायी सदस्य बन पाएगा, इसकी बात की जा रही है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत ने अभी G20 की एक मीटिंग हुई है उदयपुर में, जिसमें G20 शेरपा की मीटिंग हुई है, जिसमें 50 स्थानों पे 200 कम से कम जो G20 की मीटिंग हुई है वो 200 मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे बात यही की जा रही है कि क्या भारत G20 का मेंबर है, लेकिन भारत जो इसके भारत के जो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलता है भारत, यानी कि वो सबको एक अपना परिवार मानता है, पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और सतत विकास की अपेक्षा करता है, सतत विकास को बढ़ावा देता है। तो क्या इन सब चीज़ों का भारत के स्थायी सदस्य बनने पर उसका असर पड़ेगा, भारत को स्थायी सदस्यता मिलेगी? तो इस सारे टॉपिक में, इस सारे आर्टिकल में यही बात की गई है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि G20 और G20 और हमने दो समूह की बात की, सुरक्षा परिषद और G20। तो चलिए ये क्या है, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये देखिए G20, जो ये G20 है ये एक समूह है, ये एक वैश्विक समूह है, जिसमें कई 20 कंट्री मिलके एक समूह का निर्माण करते हैं, फिर वो एक अलग से कुछ कार्य करने के लिए कुछ काम करते हैं। G20 मतलब एक बड़ा समूह है, 20 देश मिलके इसमें करते हैं, 20 देश मिलके कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि सारी जो शक्तिशाली कंट्री हैं वो इस समूह में शामिल हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम। देखिए यहाँ पे आपके 19 देश आएंगे, ठीक है, 19 देश आएंगे और एक है यूरोपीय यूनियन। अब आप सोच रहे होंगे यूरोपीय यूनियन क्या है? तो जो हमारा यूरोप है, आप मैप में चलिए, ये है मैप, तो इसमें ये है आपका यूरोप, ठीक है, ये है इंडिया। तो इससे इंडिया से आप तुलना करके किसी चीज़ को देखेंगे तो जल्दी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये है इंडिया, ये है यूरोप। तो इस यूरोप से इन्होंने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है यूरोपीय यूनियन, और इसमें वर्तमान में 27 कंट्री है, 27 देश हैं। तो इस 27 देश को पूरा एक ही माना जा रहा है। ये सारे देश मतलब पूरा यूरोपीय यूनियन G20 की मीटिंग में शामिल है। तो ये G20 की मीटिंग में जो मतलब G20 के ग्रुप में शामिल है, तो ये इसको पूरा एक देश माना जा रहा है, तो इसीलिए हम लोग उसको G20 बोलते हैं, ठीक है। 19 देश हैं और 19 देश हैं, उसके बाद एक है यूरोपीय यूनियन। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि कितने देश इसमें शामिल हैं, तो 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन, यानी कि 20 समूह है, 20 लोग हैं इसमें, 20 देश हैं, तो इसलिए हम इसको G20 समूह कहते हैं। तो और आपने सुना होगा G7 कंट्री कुछ होती हैं, कुछ G8 होती हैं, तो उसके बाद बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा अगर इसको ले लिया जाए, ये पूरे को ले लिया जाए तो हम लोग G20 कहेंगे, पूरे 20 देश आते हैं। लेकिन सिर्फ अगर इसमें इतने देश आ जाएं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, अगर ये 7 देश आ जाएं तो इसको हम G7 कहते हैं। अगर इसके साथ रसिया शामिल कर लिया जाए, इन 7 देशों के साथ रसिया शामिल कर लिया जाए तो इसको हम G8 कहते हैं। पहले ये G7 G8 ही था, लेकिन रसिया ने एक यूक्रेन के साथ अभी भी युद्ध चल रहा है, तो 2014 में इसने क्या किया था, यूक्रेन का एक एरिया था जिसको हम कहते थे क्रीमिया, यूक्रेन का एक एरिया था जिसको हम कहते थे क्रीमिया। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है आपका रसिया और यहाँ पे है यूक्रेन। तो
इसका एक एरिया था जिसका नाम है क्रीमिया, उसको यूरोप ने हड़प लिया था, तो इसीलिए इसको G7 से बाहर कर दिया, G8 से बाहर कर दिया गया था। तो वर्तमान में इसमें 7 देश हैं, इसलिए इसको हम G7 कंट्री कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। वर्तमान में इसमें 7 देश हैं, इसलिए हम इसको G7 कंट्री कहते हैं। तो G7, G8 और G20 आपको समझ में आया कि क्या है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पे हमने बात की है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें कितने वर्तमान में कितने मेंबर हैं, तो इसमें कुल 15 मेंबर होते हैं, यानी कि 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से ये 5 आपके स्थायी सदस्य हैं और ये जो 10 हैं ये अस्थायी सदस्य हैं। तो अब इंडिया भी इसका अस्थायी सदस्य है। इसी के स्थायी सदस्य की मांग इंडिया के द्वारा की जा रही कि उसको स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। अब मान लीजिए जैसे कि इसमें फ्रांस और रसिया, यूके और यूएसए, इसने इंडिया का साथ दिया कि हाँ इंडिया को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर चाइना इसको मना कर दिया कि नहीं इसको स्थायी सदस्यता इंडिया को नहीं दी जानी चाहिए, तो ये नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास वीटो पावर है। अगर 5 लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए A, B, C, D और E, ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन पांचों के पास वीटो पावर है। इन्होंने पांचों को कहा कि एक मेंबर है कोई, मान लीजिए कि जेड मान लीजिए, ठीक है, ये मेंबर है, तो इन्होंने पांचों ने कहा कि हमको इस मेंबर को अपने ग्रुप में शामिल करना है। 5 लोगों का एक ग्रुप है जिसको इन्होंने सब मिला के कहा कि हम लोग 5 लोगों का ग्रुप है, एक लोग को और शामिल करके हम लोग 6 लोग मिल जाते हैं। तो इन चारों ने कहा, तो ये ABCD इन्होंने चारों ने कहा हाँ ठीक है हम मिलाएंगे, लेकिन ई ने कह दिया नहीं हम नहीं मिलाएंगे, तो ये इसको मिला नहीं सकते। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि अगर एक मेंबर इनके साथ नहीं रहेगा, अगर ये चाइना ने मना कर दिया और ये 4 देशों ने हाँ कर दिया, इनके पास वीटो पावर है, तो इसका इंडिया स्थायी सदस्य नहीं बन पाएगा। बात यहाँ पे यही कही जा रही है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। इसमें जो टोटल 15 मेंबर होते हैं ये आपको बता दिया गया है। और इसमें देखिए एक चीज़ और देखिए, जो इसमें जो मेंबर होते हैं, अफ्रीका से 3 लिए जाते हैं, एशिया से 2 लिए जाते हैं, लैटिन अमेरिका से 2 लिए जाते हैं, वेस्टर्न यूरोप से 2 और ईस्टर्न यूरोप से 1। देखिए यूरोप के 2 सदस्य ऑलरेडी हैं, फ्रांस और यूके 2 सदस्य ऑलरेडी स्थायी मेंबर में है, लेकिन इसमें ईस्टर्न यूरोप अलग, वेस्टर्न यूरोप अलग। तो आप देखिए यहाँ पे किसका ज़्यादा दबदबा है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आपने मैप में देख ही लिया, ये सारी ये मैप है, तो इसमें आप देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है, 24 भारतीय भाषाओं को एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है साहित्य अकादमी राष्ट्रीय साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो ये कहाँ दिया गया? ये दिल्ली में दिया गया। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये दिल्ली में दिया गया, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो इसमें आपको 50,000 रुपये और एक ताम्र फलक दिया जाता है। तो कुछ पुस्तक के लिए 24 भाषाओं के लिए दिया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट जो जिनको दिया गया है व्यक्ति हैं, किस भाषा के लिए दिया गया, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। मिहिर वत्स है, इनको अंग्रेजी के लिए दिया गया। भगवंत अनमोल है, इनको हिंदी के लिए। ये चीज़ पेपर में अक्सर पूछता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, तो इनको आप इम्पॉर्टेंट में रख लें। बाकी तो दिया गया 24 लोगों को, तो इसको आप इम्पॉर्टेंट में रख लें। श्रुति को दिया गया संस्कृत के लिए, और उसके बाद एक और है मकसूद अफाक को दिया गया उर्दू के लिए। तो ये चारों आप याद रख सकते हैं। इसकी धनराशि याद रख सकते हैं, ताम्रफलक भी दिया जाता है इसके साथ, ये चीज़ याद रख सकते हैं। उसके बाद ये आपकी लिस्ट है जिसमें सभी का मतलब नाम लिखा हुआ है, कौन सी पुस्तक का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है, भाषा क्या है, तो सारी चीज़ें आपको इसमें बता दी गई हैं। आप इसको जाके एक बार देख लें। चलते हैं आगे। आर्टिकल, नाक वाली कोरोना रोधी खुराक कीमत है। देखिए, एक अभी तक क्या होता था, जब हम लोग कोरोना की वैक्सीन लगाने जाते थे, जो कोरोना की वैक्सीन लगती थी वो एक मतलब इंजेक्शन था, इंजेक्शन यानी कि वैक्सीन लगती थी। तो अभी इसमें क्या हुआ है कि एक नाक के द्वारा एक दवा का, भारत बायोटेक जो है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसके द्वारा एक नाक की दवा बनाई गई, यानी कि वो कोरोना रोधी है। उसको हम नाक में डाल के कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। कोरोना नहीं मतलब शरीर में उसके इम्यून सिस्टम को, यानी कि अपने इम्यून सिस्टम को मतलब उसकी वृद्धि कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। उसके माध्यम से वो कोरोना उससे नहीं होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो इसकी कीमत अभी तक डिसाइड नहीं थी।
तो इसकी कीमत, इसका नाम है इनकोवैक, ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसकी जो कीमत है वो तय कर दी गई। जो 800 रुपये है, ये प्राइवेट जो कंपनी है उनको 800 रुपये की मिलेगी विद जीएसटी के साथ, और इसको सरकार को जो मिलेगी वो 325 रुपये की मिलेगी विदाउट जीएसटी, यानी कि बिना जीएसटी के। तो इसकी जो ये जनवरी के चौथे सप्ताह से ये मार्केट में आ जाएगी। तो इसके बारे में बात की गई है। और इसको बनाया किसने है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, ये विश्व की पहली ऐसी दवा है जो नाक से, मतलब नाक से डाली जाएगी, नाक के माध्यम से शरीर में जाएगी। तो ये विश्व की पहली ऐसी दवा, तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि जो पहली चीज़ें होती हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इसको बनाया किसने, तो भारत बायोटेक। और भारत बायोटेक ने एक और ही वैक्सीन बनाई थी जिसका नाम था कोवैक्सीन, ठीक है, जिसको हम लेते थे। 2 वैक्सीन थे, कोविशील्ड, एक कोवैक्सीन। तो जो कोवैक्सीन है वो भारत बायोटेक ने बनाई थी, और जो कोविशील्ड है वो सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ये है आपकी इनकोवैक, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। तो चलिए आगे। गंगा की सफाई पर 4 राज्यों में खर्च होंगे 27 करोड़ रुपए। देखिए, आप अगर जिन राज्यों से गंगा बहती है वहाँ से आते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं कि 27 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही जा रही है। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो आप ये देख लीजिए। इसमें इस 27 करोड़ के अंतर्गत 4 राज्य आएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसके अंतर्गत 4 राज्य आएंगे जिनको अपने अपने एरिया की गंगा की सफाई करना है। यहाँ के ये चीज़ें कही गई। इसमें 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। तो ये आपका जो न्यूज़ थी वो है। अब इसके हम कुछ बैकग्राउंड के बारे में चलते हैं। जब कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है और फिर वो चीज़ न्यूज़ में रहती है, उसी से संबंधित जो उसका बैकग्राउंड होता है वही हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। फिर हम सोचते हैं कहाँ से आ गया। तो जो न्यूज़ है उसके आप बैकग्राउंड में भी जाके चीज़ें देख लिया करें। अब जैसे कि ये भारत, हमारे जो भारत कौन कितने राज्यों से गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। 5 राज्यों से गुजरती है। तो इसकी ये भी नदियाँ पूछी जाती हैं। ये चीज़ पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ इसकी सहायक नदी है, कौन दाएँ से मिलती है, कौन बाएँ से मिलती है, क्योंकि अब बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये गंगा की सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, ये सब दाएं ओर से, कोसी, ये सब दाएं ओर से मिलती हैं। फिर उसके बाद ये यमुना है, बाएं ओर से मिलती है, सोन है। तो ये सारी नदियाँ, हुगली है, ये सारी नदियाँ आपकी कौन नदी दाएं ओर से मिलती है, कौन सी नदी बाएं ओर से मिलती है, ये सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। ये गंगा यहाँ से बहती हुई पश्चिम बंगाल में, इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। जब ये पश्चिम बंगाल में नहीं, इसको बांग्लादेश में, जब ये बांग्लादेश के मुहाने पर गिरती है तो पद्मा नदी इसमें आके प्रवेश कर जाती है, इसलिए हम इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, रिवाइज कर लें। चलते हैं आगे। ये क्या हुआ है कि बीएचयू में, मतलब कि जो वाराणसी में बीएचयू है उसकी मदद से वाराणसी को एक स्मार्ट वाटर सिटी बनाया जाएगा। देखिए, अभी आपने स्मार्ट सिटी तो सुना था, अब स्मार्ट वाटर सिटी भी आ गया। तो स्मार्ट वाटर सिटी क्या है, इसकी चीज़ें, मतलब इसके तहत क्या किया जाएगा। तो इसमें स्मार्ट वाटर सिटी में एक, मतलब सिटी का जो एक नदी है, पहले आप ये देखिए, नदी है जिसका नाम है वरुणा, एक नदी है जिसका नाम वरुणा, ये गंगा की सहायक नदी है। आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि वरुणा गंगा की, मतलब कौन सी नदी की सहायक नदी है, क्योंकि ये ज़्यादा, जब मैंने कहा ना कि जब क्वेश्चन कोई भी न्यूज़ में होता है तो उसके बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके 6 आधार हैं, या आधार भी आप याद रखिएगा, किन आधारों पर इसको स्मार्ट वाटर सिटी बनाया जाएगा। तो इसके 6 आधार हैं। देखिए, एक तो है जलापूर्ति व्यवस्था को तकनीकी रूप से समृद्ध बनाना। उसके बाद शहर में जो मतलब शहर की जो आधुनिक व्यवस्था, आधुनिकतम व्यवस्था को आगे बढ़ाना। उसके बाद है इसको जो नाले नालियाँ होंगे वो वैज्ञानिक तरीके से बने होंगे, प्रदूषण रहित होंगे। और फिर उसके बाद है कि साइकिलिंग के द्वारा जो अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब कि जो अवशिष्ट जल है उसको हम रीयूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ दायित्व नागरिकों का भी बनता है जो उस क्षेत्र के हैं कि इस चीज़ में योगदान करें। देखिए, यहाँ पे अगर जैसे कि कोई किसी मतलब जल है, अब उसको आप दोबारा यूज़ कैसे कर सकते हैं। पहले एक बार मान लीजिए कपड़े धुल लिए, तो जो उसका पानी बचा, जो खराब पानी, गंदा पानी बचा, उसको आप जाके पेड़ पौधे में डाल दीजिए, इन सब चीज़ों में डालेंगे तो वो पानी दोबारा यूज़ हो गया और आप वो फेंका भी नहीं गया। तो इससे कहते हैं पानी की बचत, पानी को बचाना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और चलते हैं आगे।
एक देखिए गर्भावस्था में मददगार होगा स्वस्थ गर्भ ऐप, एक ऐप बनाया गया है जिसको स्वस्थ गर्भ ऐप कहते हैं। ये उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं और उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ये अपनी तरीके का एक भारत का पहला ऐप है। और बनाया किसने है, तो भारत का एक IIT रुड़की ने, भारत में एक IIT है रुड़की उत्तराखंड, तो उसने इसको बनाया है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसमें ये निःशुल्क ऐप है, इसको आप गूगल जो प्ले स्टोर है उससे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो डॉक्टर है या पेशेंट है उनके बीच जो बात होगी वो मतलब एकदम प्रत्यक्ष रूप से बात होगी इसके तहत। और इसमें किसी भी महिला को क्या दिक्कत, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फिर कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जो एम्स की एक जो डीन है उन्होंने भी इस ऐप को काफ़ी इसकी सराहना की है और ये कहा है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा और उन महिलाओं के लिए जिनको खासकर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो आप याद रख लीजिएगा, ये भारत का ऐसा पहला ऐप है और इसको बनाया है IIT रुड़की ने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें ये भी कहा गया है कि WHO की जो सारी दिशा निर्देश है उनको ये फॉलो करता है। तो WHO का नाम आया है तो हम लोग WHO के बारे में जान लेते हैं। इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। जो इसका फॉर्मेशन ईयर है 1948 है। हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड अभी मैंने जो यूरोप दिखाया था पिछले मैप में, तो वहीं आसपास पे स्विट्जरलैंड है। जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से दिखेगा कि स्विट्जरलैंड कहाँ है। तो स्विट्जरलैंड के इसका हेडक्वार्टर है और मतलब इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, यस इसका मेंबर है। देखिए आप किसी भी, जैसे कि यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है G20 के बारे में, WHO के बारे में, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी स्थापना कब हुई, कितने मेंबर हैं, कौन से सदस्य हैं, सारा कुछ पूछा जा चुका है। G20 के कितने, इसमें पूछा गया था यूपीएससी में कि G20 में कौन कौन से मेंबर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इसके बैकग्राउंड में जाके जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं ये आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होंगी। करंट के साथ आपका स्टैटिक भी तैयार हो रहा है, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें स्विट्जरलैंड की बात की जा रही है। तो आपको स्विट्जरलैंड जो मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड यहाँ पे आपको कहीं होगा, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। ये है इंडिया। जब कुछ आप देखा करिए किसी भी देश को या किसी भी जगह को, तो अपने देश से कनेक्ट करके देखिएगा तो आप जल्दी समझ जाएंगे उसको कि कहाँ पर है। और ये है इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय ने मनाया वीर बाल दिवस। देखिए क्या हुआ है कि अभी हम लोग ने 26 दिसंबर को एक दिवस मनाया है, इंडिया में मनाया जाता है, जिसको वीर बाल दिवस कहते हैं। जो सिख के 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उनके जो 10वें गुरु थे उनका नाम से गुरु गोविंद सिंह, उनके पुत्रों को जो 4 पुत्र थे उनको दीवाल में चुनवा दिया गया था। किस लिए? क्योंकि उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम धर्म में अपना परिवर्तन नहीं किया था, इसलिए उनको दीवाल में चुनवा दिया गया था। तो उनकी याद में ये मतलब 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिख समुदाय इसके लिए और भी कार्य करते हैं, वो लोग ज़मीन पे लेटते हैं उनके वियोग में, ऐसा कुछ कह लें। तो ये सारी चीज़ें हैं इस पे बताई गई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमको ये पता होना चाहिए हमको ये पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है वीर बाल दिवस। ये पिछली बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको मनाने की घोषणा की थी। तो ये किसकी याद में मनाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलते हैं आगे। महिलाओं पर लगाए प्रतिबंध तत्काल हटाए तालिबान। देखिए हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। अब आप सोच रहे होंगे अफ़गानिस्तान कहाँ है, तो अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन है। वहाँ पे महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहाँ पे ये एक समूह है तालिबान, तो वहाँ पे महिलाओं के ऊपर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो महिलाएँ हैं वो NGO हैं, जो NGO होते हैं, जो फॉरेन NGO है यानी कि जो विदेशी NGO हैं, उनमें अफ़गानिस्तान की महिलाएं कार्य नहीं कर पाएंगी, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो उसी को एक मानवाधिकार संस्था है जो कि वैश्विक लेवल की है, उसने कहा है कि महिलाओं के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटा ले तालिबान। तो ऐसा कहा गया है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि अफ़गानिस्तान कहाँ है, क्योंकि देश देखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर ऐसे में हमको याद नहीं रहता। और अगर हम मैप के थ्रू देखते हैं तो वो चीज़ें हमें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। तो ये देखिए हमारे ये कंट्री है इंडिया और ये है आपका अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बगल में है अफ़गानिस्तान। ठीक है, इसकी जो इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं अगर दिखता है तो ये है इंडिया, ये है इंडिया और ये है आपका अफ़गानिस्तान। वैसे उतना अच्छे से दिख नहीं रहा और ये भारत के साथ कनेक्ट करता है। इस रेखा को कहते हैं हम डूरंड रेखा। ठीक है, कश्मीर वाले एरिया से कनेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। चलते हैं आगे।
उसके बाद ये सारी चीज़ें देखिए, ये टॉपिक आपका हो गया, महिलाओं पर लगाए प्रतिबंध को हटाए तालिबान, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद न्यूयॉर्क में बर्फीला तूफान 28 की मौत। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी देश हैं, जो मतलब पश्चिमी एरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो वहाँ काफ़ी लोगों की मृत्यु हो रही है। वहाँ एकदम जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल जम जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मानव बिल्कुल जमा हुआ है, घर वर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बारिश हमारे यहाँ होती है, उनके यहाँ बर्फ़ पड़ती है ठंडी में, और अगर पानी ऐसे उछाला जाए तो ये पानी बर्फ़ बन के गिरता है, ऐसे बर्फ़ बन के गिरता है। तो यही चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है और ठंड से मौत भी हो रही है। या हमारे यहाँ भी भारत में, कि खास करके उत्तर भारत में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। तो सब लोग मतलब हेल्थ का ध्यान रखें अपने। ये मीराबाई चानू के बारे में है कि मीराबाई चानू ने मतलब इनका दबदबा बरकरार है। तो इन्होंने क्या क्या किया है, मणिपुर की हैं, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा। किस देश की हैं, किस राज्य की हैं, तो मणिपुर की हैं। क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई पर्सन होता है तो वो न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इनसे संबंधित जो रिकॉर्ड किए गए हैं वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें, कौन कौन से पद मतलब जो हैं, कि कितना कितना इन्होंने कौन कौन से जो स्वर्ण हैं, कुछ स्वर्ण पदक हैं, कौन कौन से पदक अपने नाम किए हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें। उसके बाद आता है देखिए कल्प मेधा। इसको आप रख सकते हैं अपने जब मेंस देंगे या फिर कोई कुछ आंसर राइटिंग करते हैं, तो उस पर ये सारी जो चीज़ें हैं, किसने क्या कहा है, तो आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जब कॉपी चेक होगी तो उसमें एग्जामिनर सोचेगा कि इसको बेहतर ज्ञान है, इस मतलब एस्पिरेंट्स को बेहतर ज्ञान है, तो इसने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो वो इन सब चीज़ों को ऐड करने से आपके जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव लगेगी। तो देखिए, केवल दौलत के कारण किसी व्यक्ति को सम्मान देना दरअसल घोर नैतिक पतन का ही सबूत है। इसको कहा था गाइनेड ने। तो ये हो गया मतलब आज की क्लास यहीं तक, और यही आज की क्लास यहीं तक है। अगर वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। और अगर कुछ सजेशन देना हो, कुछ और ऐड करना हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।